जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 3 फरवरी 2025 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर में हम पिछले 1-2 दिनों में झारखंड से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से क्या कुछ स्टैटिक जीके कोरिलेट करके सीखा जा सकता है वह भी देखने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, कंटेंट पे आने से पहले बता दूं कि जनवरी माह में हम लोग ज़्यादातर दिनों में करंट अफेयर देखें, फिर भी आप में से बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर मंथली करंट अफेयर एक बना दिया जाए। तो फाइनली जनवरी 2025 का जो करंट अफेयर है वो मैं अपडेट कर दिया हूँ इसी चैनल पे। पिछले ही दिन यह वीडियो आया था क्योंकि कल 2 फेब को करंट अफेयर का वीडियो नहीं आया था। उसके जगह पे जनवरी 2025 का मंथली करंट अफेयर आया था, जहाँ पे पूरे माह के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें मैं बता दिया हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर जाके इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, आपका पूरे माह का क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं आज के प्रश्न पे। प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड का इकलौता पक्षी अभयारण्य उधवा झील को रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया है। यह तो इन्फॉर्मेशन हो गया और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यह किस जिले में स्थित है? मैं यहाँ पे जिला आपसे पूछ ले रहा हूँ। तो इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा? ऑप्शन डी। यह जो उधवा पक्षी अभयारण्य है या उधवा झील है वह कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड के साहिबगंज जिले में। अब रामसर साइट के रूप में इसे चिन्हित किया गया है, तो यह झारखंड का पहला स्थान है, मतलब पहला क्षेत्र है जिसे रामसर साइट के रूप में जगह मिला है। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो कि 2 फेब को पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस तिथि को ही भारत के कुछ 4 जो क्षेत्र अभयारण्य हैं उन्हें रामसर साइट में जोड़ने का घोषणा किया गया है और जोड़ा गया है। तो अब जो वर्तमान में अगर भारत के रामसर साइट की संख्या कितना हो गया? पहले 85 था 2024 तक और ये 4 जुड़े तो 89 हो गया। और ये 4 कौन कौन है फ्रेंड्स? तो तमिलनाडु में सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य है एक, दूसरा है थेरथंगल पक्षी अभयारण्य और उसके बाद सिक्किम का खेचोपलरी आर्द्रभूमि और झारखंड में जो उधवा झील है जो वह शामिल किया गया। तो 4 ओवरऑल कितने हो गए? 89 हो गया। अब ये रामसर साइट होता क्या है? तो रामसर साइट जो होता है फ्रेंड्स आर्द्रभूमि के उन स्थलों को कहते हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन 1971 जो कि ईरान में हुआ था उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए इन्हें चिन्हित किया जाता है, इन्हें संरक्षित किया जाता है। अब आर्द्रभूमि भी समझ लिए। तो आर्द्रभूमि वह क्षेत्र होते हैं फ्रेंड जो जल के प्रभाव में होते हैं। सरल भाषा में आप समझे तो जैसे में उलर झील, सांभर झील, सुंदर वन वेटलैंड वगैरह का जो इलाका है वह क्या है? तो वह आर्द्रभूमि कहलाता है। जहाँ पे आप अगर गांव वगैरह से हैं तो आप देखेंगे धान वगैरह का खेत कटता है और कोई नदी के किनारे धान के जो खेत वगैरह होते हैं तो वहाँ पे देखिए धान कट जाएगा, तब भी उस भूमि में थोड़ा सा नमी बना रहता है, पानी थोड़ा बहुत रहता है, कई बार तो मछलियाँ वगैरह भी वहाँ पे रहती हैं। तो वो जो भूमि है ना वह क्या कहलाता है? आर्द्रभूमि कहलाता है। तो आर्द्रभूमि ना मतलब जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पानी को साफ करने का काम करता है और जल जो पक्षियाँ होती हैं उनका यह मतलब शरण स्थल के रूप में होता है। तो इसलिए इन भूमि को चिन्हित करके संरक्षित किया जाता है और पर्यटन के नज़रिए से भी इसे बढ़ावा दिया जाता है। तो ये कुछ खास चीज़ें जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। झारखंड के साहिबगंज जिले में उधवा झील को देश के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है और रामसर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला राज्य का यह पहला स्थान बन गया है। निम्न अब एक प्रश्न पूछा गया था उधवा पक्षी अभयारण्य से, मुझे याद था तो मैं यहाँ पे शामिल कर दिया हूँ। प्रश्न डायरेक्ट पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य का एकमात्र पक्षी अभयारण्य है? तो इसका सही आंसर था उधवा झील होगा ना, भील लिखा गया, उधवा पक्षी झील, उधवा झील, ठीक है, अभयारण्य। और यह सहायक आचार्य 6 to 8 18 जुलाई 2024 को यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। देखिए उधवा पक्षी अभयारण्य वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब फ्रेंड्स, जब अभयारण्य का जिक्र हुआ है तो झारखंड के जो खास अभयारण्य है किस जिले में है और कब बना है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो स्टैटिक जीके के रूप में हम इसे सर्च इंजन से देख लेते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अगर की बात की जाए तो केवल 1 है और वन्य जीव अभयारण्य जो है फ्रेंड्स वह 11 है। तो झारखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स वह कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1986 में, ध्यान रखिए। और जो 11 अभयारण्य है उसे मैं बता दे रहा हूँ कौन सा जिला में स्थित है। डायरेक्ट यही पूछता है कि कौन सा जिला में, कब बना बहुत कम पूछता है, लेकिन कुछ लावालंग अभयारण्य वगैरह से मैं देखा हूँ कि कब बना है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो पहला जो है फ्रेंड पलामू अभयारण्य है, कौन सा जिला में पड़ता है? पलामू में। और यह इसका स्थापना कब हुआ था? 1976 में। और यहाँ का वन्य जीव कौन सा है? तो हाथी और सांभर। हजारीबाग अभयारण्य कहाँ है? हजारीबाग में 1976 में बना है। महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य जो है लातेहार में, यह भी 1976 में बना है। दालमा अभयारण्य जो है पूर्वी सिंहभूम में, यह भी 1976 में बना है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में है, 1976 में बना है। तोम चाची अभयारण्य धनबाद में 1978 में बना है। ठीक है, आगे है
लावालौंग अभयारण्य जो कि चतरा में है और यह 1978 में बना है। पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह में है, 1981 में बना है। और कोडरमा अभयारण्य जो कोडरमा में है, 1985 में बना है। और पालकोट अभयारण्य कहाँ पे है? गुमला में है, 1990 में बना है। और उधवा झील पक्षी विहार कहाँ पे है? साहिबगंज में, 1991 में यह बना है, जहाँ पे जल कौवा, भटान और किंगफिशर जैसे पक्षी आपको यहाँ पे उनका यह निवास स्थल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पीडीएफ में साझा करूंगा, वहाँ पे भी पढ़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, कार्बन क्रेडिट के लिए पुरस्कार पाने वाला झारखंड का पहला गांव बना है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स संग्रामपुर रामगढ़, गोला प्रखंड में यह पड़ता है। संग्रामपुर रामगढ़ का गांव है जिसे कार्बन क्रेडिट के लिए 4 लाख रुपया सम्मान दिया जा रहा है। तो भाई पहले यह समझ लीजिए कि क्या है कार्बन क्रेडिट। तो विश्व स्तर पर कार्बन का उत्सर्जन कम करने का एक फॉर्मूला है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के लिए क्रेडिट पॉइंट्स दिया जाता है और इसी पॉइंट के आधार पर राशि का निर्धारण होता है। इम्प्रूव्ड कुक्ड स्टोव पर 5 से लेकर $10 तक मिलता है। पेड़ का कार्बन पॉइंट भी तय है। इसी तरह जमीन में अगर रासायनिक खाद का उपयोग समाप्त हो जाता है तो उसका भी क्रेडिट पॉइंट मिलता है। तो यह जो गांव है संग्रामपुर, उसे मतलब कार्बन मुक्त किया गया। यहाँ पे पहले क्या होता था कि यहाँ के लोग जंगल जाते थे, जंगल से लकड़ियाँ चुनते थे और लकड़ी से फिर जलाते थे, जिससे कार्बन का उत्सर्जन होता था। और उसके अलावा जब जंगल जाते थे तो जो जंगली जानवर वगैरह थे, हाथी वगैरह, उनका भी सामना करना पड़ता था। तो इसी को लेकर डिटेल में यह न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे था। तो वहाँ पे इस गांव में एक बेहतरीन परिवर्तन किया गया और यहाँ पे जो भी खाना बनाना हो या फिर खेती करना हो जहाँ पे खाद वगैरह का उपयोग नहीं किया जा रहा है, मतलब ऑर्गेनिक खेती किया जा रहा है, और इसीलिए इस गांव को कार्बन क्रेडिट के लिए 4 लाख रुपये से पुरस्कृत किया गया है। तो गोला का संग्रामपुर झारखंड का पहला गांव बना है जिसे कार्बन क्रेडिट के 4 लाख रुपये दिए जाएंगे। कार्बन उत्सर्जन कम करने का प्रयास करने वाले लोगों के खाते में ये राशि दी जाएगी। 6 साल पहले सिद्धा और PWC फाउंडेशन ने शुरू किया था यह काम। लोगों को गोबर गैस प्लांट और इम्प्रूव्ड कुक्ड स्टोव का उपयोग करना सिखाया और अभी यहाँ पे बहुत अच्छे से उसका उपयोग किया भी जा रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, 38वें नेशनल गेम्स में झारखंड के किस वुशु खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है निशांत तिर्की ने दूसरे दिन या तीसरे दिन क्या है कि वुशु में कांस्य पदक जीता है और यह दूसरा कांस्य है। उसके बाद एक और वुशु में ही झारखंड की श्रेया ने रजत और गीता ने कांस्य पदक जीता है। ये दूसरे दिन का न्यूज़ था। एक बार जब ये 38वां नेशनल गेम पूरा हो जाएगा तो 38वां नेशनल गेम का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पे झारखंड के जो खिलाड़ी है जो अचीवमेंट लाएंगे उसे सरसरी नज़र से देख लेंगे। फिलहाल आप मतलब इन प्रश्नों को नज़रों से गुजार के रखिए ताकि जब मैं वह लेक्चर बताऊँ तो फटाक से आपका बहुत कम समय में 2x मोड में आप बहुत अच्छे से चीज़ों को अपने दिमाग में सेट कर लें। तो देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में वुशु खिलाड़ी निशांत तिर्की ने कांस्य पदक जीता है। उन्हें हरियाणा के वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट वुशु खिलाड़ी ध्रुव ने पराजित किया है। और अब जब खेल का जिक्र हुआ है तो यहाँ से स्टैटिक जीके के रूप में ध्यान रख लीजिए। स्टैटिक जीके नहीं कहेंगे, ये करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे। 5 साल के लिए तो स्टैटिक है, कहा नहीं जा सकता। ठीक है, वर्तमान में झारखंड के खेल मंत्री कौन है? सुदीव्य कुमार सोनू है। और खेल निदेशक कौन है? संदीप कुमार है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पुरुष HIL 2025, तो भाई महिला HIL को तो मैं बहुत अच्छे से आपको करवा दिया। आई होप कि आपको वहाँ पे कोई भी डॉट नहीं रहा होगा। फिलहाल पुरुष HIL 2025 का चैंपियन कौन बना है वह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा ना, ऑप्शन बी, सराची राढ़ बंगाल टाइगर्स जो है पुरुष HIL 2025 का चैंपियन बना है। तो जुगराज सिंह की हैट्रिक की मदद से सराची राढ़ बंगाल टाइगर्स ने शनिवार को यहाँ फाइनल में हैदराबाद तूफान्स को 4-3 से हराकर पुरुष HIL खिताब पर कब्जा कर लिया है। तो भाई पुरुष में सराची राढ़ बंगाल टाइगर्स और अगर महिला वाला पूछा जाए तो ओडिशा वॉरियर्स चैंपियन बना है। तो ये 2 चैंपियनशिप आप याद रखिए। फेयर प्ले अवार्ड जो है यूपी रुद्राज को मिला है। कुल 8 टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी, उसमें यूपी रुद्राज को फेयर प्ले अवार्ड मिला है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सुखजीत सिंह बने, कहाँ के हैं? बंगाल टाइगर्स के हैं। बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार विक्रमजीत सिंह हैदराबाद तूफान्स को दिया गया है। अपकमिंग प्लेयर अर्शदीप सिंह जो कि हैदराबाद तूफान से खेलते हैं उन्हें दिया गया है। और टॉप स्कोरर जो है जुगराज सिंह है, बंगाल टाइगर्स के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिए। बाकी मैं जो डिटेल लेक्चर बनाया था HIL पे उसमें ये सब बातें मैं बता रखा था कि जो HIL है हॉकी इंडिया लीग या 2013 में बना और फर्स्ट सेशन इसका 2013 में आया था। और इसका एडमिनिस्ट्रेटर जो है हॉकी इंडिया है। नंबर ऑफ टीम्स मेल वाले में 8 और वुमेन HIL होता है वहाँ पे 4 होते हैं। कंट्री इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। मोस्ट रिसेंट चैंपियन कौन है? तो महिला वाला में ओडिशा वॉरियर्स और पुरुष वाला में अभी मैं बताया बंगाल टाइगर्स। ठीक है, टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या है? तो डबल राउंड रोबिन नॉकआउट होता है। और 2013 में रांची राइनो जिसका विजेता था, 2014 में दिल्ली वेब राइडर्स, 2015 में रांची रेज, 2016 में पंजाब वॉरियर्स, 2017 में कलिंगा लांसर्स और 2024-25 में कौन? तो बंगाल टाइगर्स। ठीक है, अब
हॉकी वुमेन्स लीग का चैंपियंस कौन है, अभी मैं बता रखा हूँ। विनिंग टीम को 1.5 करोड़ वुमेन वाला में दिया जाता है और पुरुष वाला में विनिंग टीम को कितना 3 करोड़ रुपया दिया जाता है। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इस वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग जिसका आयोजन कहाँ, रांची झारखंड में हुआ था, इसलिए मैं इस पर डिटेल लेक्चर बना दिया हूँ, आप इसे जाके इसी चैनल पे देख सकते हैं। हाँ, एक बात और बोल रहा हूँ कि ये जो पुरुष वाला था, पुरुष HIL थे, इसके भी कुछ मैचेज जो थे वह झारखंड की राजधानी रांची में जो मरांग गोम के एस्ट्रोटर्फ और स्टेडियम, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है, वहाँ पे खेले गए थे पुरुष वाले भी मुकाबले, ठीक है। और महिला वाला का तो फाइनल खेला गया था वहाँ पे, और जो पुरुष वाला टीम मुकाबला था उसका फाइनल कहाँ खेला गया, तो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है, तो राउरकेला उड़ीसा में है, वहाँ पे खेला गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 5वां प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह मुझे लगा अभी इसका पहला जो प्रश्न था यही इसी से बना हुआ था, तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह 2 फरवरी है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न डे वाला में यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का जो विषय था फ्रेंड्स वह हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण है। यह विषय सभी लोगों के कल्याण के लिए इन प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए साहसिक कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है ताकि भावी पीढ़ियां आर्द्रभूमियों से लाभ उठा सकें। अब ये मैं बता रखा हूँ कि 1971 में रामसर सम्मेलन ईरान के दौरान इस दिवस की शुरुआत की गई थी। 1971 से यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण दिवस का जब जिक्र हो गया है तो भाई नया माह का शुरुआत हो चुका है। जनवरी का मैं सारे दिवस आपको बता रखा हूँ, 2-3 बार रिवाइज करवाया, तो पूरे माह में हम फरवरी वाले भी 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे ताकि जब डेज से प्रश्न पूछा जाए तो भाई हम आंसर कर लें, ठीक है। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 7 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह होता है। 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस एवं विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस के रूप में जो शहीद हुए हैं उन्हें हम पूरे देश के लोग श्रद्धांजलि देते हैं। ये बहुत ही एक दुखद घटना घटी थी अपने देश में 14 फरवरी को, जहाँ पे बहुत से भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तो 15 आगे बढ़ते हैं। 15 फरवरी को बाल कैंसर दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 26 फरवरी को वीर सावरकर स्मृति दिवस और 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस यानी प्रोटीन दिवस। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जहाँ से पूर्व में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही था आज का करंट अफेयर फ्रेंड्स। आई होप कि आपको बहुत सी चीज़ें समझने को मिला होगा और ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को भी मिले। बाकी इस संडे को फ्री मॉक टेस्ट हुआ था, आप सभी दिए होंगे, हिंदी, नागपुरी और पेपर 3 का मॉक हुआ था। अब नेक्स्ट संडे को किस एग्ज़ाम के लिए मॉक करवाया जाए ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो जिस एग्ज़ाम या जिस पेपर, मान लीजिए आपको पेपर 3 का मॉक करवाना है तो पेपर 3 कुछ नहीं, बस पेपर 3 लिख देना है। अगर आपको कोटा का मॉक करवाना है तो जस्ट कोटा लिख दीजिए। जिसका नंबर ऑफ काउंट्स ज़्यादा होगा मैं वही टेस्ट कराऊंगा, पिछले बार यही करवाया था, ठीक है। तो चलिए एक टास्क है, देखते हैं किस सब्जेक्ट के या किस पेपर के ज़्यादा बच्चे हैं, वही टेस्ट करवाया जाएगा। बाकी फ्रेंड्स आप अगर टीचिंग के लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और आप अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं और हमारे करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं तो आप अभी BEd, M.Ed और BPEd संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वह जारी हो गया है। 15/2/2025 15 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा, जिसे भरिएगा। और जो झारखंड के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ से आप BEd कर सकते हैं ताकि टीचिंग लाइन में आप जा सकते हैं। तो टीचिंग इस BEd में जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो लैंग्वेज से 30 प्रश्न होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 प्रश्न होते हैं और रीजनिंग एबिलिटी से 30 प्रश्न होते हैं। तो इसके लिए 25 मॉक टेस्ट बाइलिंगुअल हैं और साथ ही विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए वो आपको स्टडी फॉर गोल्स पे मॉक के रूप में दिख जाएगा। तो आप इस कोर्स से जुड़ के आप अपना अच्छा प्रैक्टिस करके इस एग्ज़ाम में अच्छा रैंक ला के आप झारखंड के जो सरकारी कॉलेज है वहाँ से BEd कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं वो सागर सर के द्वारा किए जा रहे हैं। सागर सर ऑलरेडी इस एग्ज़ाम में अच्छा रैंक लाकर सरकारी कॉलेज से BEd कर रखे हैं, ठीक है। बाकी हर वीडियो का एक ट्रेंड होता है, स्टडी फॉर गोल्स का एक क्वेश्चन आपके लिए होता है। आज भी प्रश्न है आपके लिए कि राज्य जनजातीय हिजला मेला महोत्सव के रूप में जाना जाने वाला एक जनजातीय मेला प्रतिवर्ष में आयोजित किया जाता है, ठीक है। राज्य जनजातीय हिजला मेला महोत्सव के रूप में जाना जाने वाला एक जनजातीय मेला प्रतिवर्ष खाली स्थान में आयोजित किया जाता है। तो पलामू जिला में, दुमका जिला में, गोड्डा जिला में, बोकारो जिला में। तो सिंपल से याद रखिए कि हिजला मेला किस जिले में लगता है, आपको यही आंसर करना है। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। और झारखंड के 5 मेला और वह किस जिले में लगता है वो अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। 5 ही पॉइंट लिखने, ज़्यादा नहीं लिखने, ठीक है। तो यही रहा आपका होमवर्क। बाकी पिछले दिन जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था वह था कि मैथन बांध किस नदी पर बना है। तो इसका
सही आंसर ज़्यादातर बच्चों ने दिया और जो बेस्ट आंसर है वो 2 आंसर मैं यहाँ पे शामिल भी कर रखा हूँ। तो जो मैथन डैम है फ्रेंड्स, मैथन बांध है, वह कौन सा नदी पे? बराकर नदी पे है। देखिए कुमार धीरेन के द्वारा यह आंसर दिया गया है। इन्होंने लिखा है कि मैथन बांध बराकर नदी पे दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण अमेरिका के टेनेसी घाटी जो वैली जो है उसके तहत 1948 में किया गया था, उस पर बेस्ड था, टेनेसी वैली से प्रभावित था। दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध है, जिसमें 6 विद्युत गृह और 3 तापीय विद्युत गृह हैं। तेनू घाट जो है वो दामोदर नदी पे बना हुआ बांध है और कहाँ किस जिले में? बोकारो में है। पंचेत जो है दामोदर बराकर नदी पे बना हुआ और धनबाद में है। तिलैया डैम जो है वो बराकर नदी पे बना है और कहाँ पे? कोडरमा में है। मैथन डैम जो है बराकर नदी पे बना है और धनबाद में है। बाल पहाड़ी बराकर और नलकारी नदी पे बना है, ये कहाँ पे? गिरिडीह में। अय्यर और बेरमो जो डैम है वो कहाँ पे बना है? दामोदर नदी बोकारो में बना है। कुनार डैम जो है कुनार नदी बोकारो में बना है। तो यह इन्होंने एक्सप्लेनेशन के रूप में लिखा है, बहुत अच्छी। इसी तरह से आप लिखिए। यहाँ पे देखिए इन्होंने यह भी बताया कि तिलैया डैम बराकर नदी पे बना और कब? 1953 में बना। कुनार डैम जो है कुनार नदी पे बना है, कब बना था? 1955 में। मैथन डैम 1957 में और पंचेत डैम जो है 1959 में बना है। इनके द्वारा ये आंसर किया गया, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के करंट अफेयर। इसके अलावा आपको झारखंड में जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसको लेकर कोई डाउट है तो मुझे बेशक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है टेक्स्ट कीजिए, मैं अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूंगा। बाकी अगर आप उत्पाद सिपाही का एग्जाम दौड़ रनिंग निकाल रखे हैं तो सफलता का बंडल, जहाँ पे पेपर 1 के 10 मॉक, पेपर 2 के 15 मॉक, पेपर 3 के 25 मॉक, जिसे बढ़ाया भी जा रहा है, बाइलिंगुअल मॉक है, तो इनसे आप जुड़ सकते हैं। आज वसंत पंचमी के अवसर पर विशेष ऑफर भी है, तो आप जाके स्टडी फॉर गोल्स ऐप विजिट कीजिए, वहाँ पर चेक कीजिए, आप उस ऑफर का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी आप अगर हार्ड कॉपी के रूप में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो खोटा, हिंदी, नागपुरी, क्षेत्रीय भाषा पेपर मतलब जो पेपर 3 है जहाँ पे 120 प्रश्न होंगे उस वहाँ पे विस्तृत व्याख्या के साथ प्रीवियस ईयर के पेपर और 15 मॉक, यह सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और करंट अफेयर। तो इन सब के कॉम्बिनेशन को फॉलो करके आप 1.5 लाख से 550-600 में आराम से आ सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। उसी तरह से जेपीएससी का पेपर 1 के 25 मॉक, पेपर 2 के 25 मॉक, सारे प्रीवियस ईयर पेपर बाइलिंगुअल आपको मिल जाएंगे और पूर्व में चयनित जो बंदे हैं उनके संरक्षण में भी यह तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही झारखंड दरोगा का कंप्लीट बैच, तो भाई झारखंड दरोगा में सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 4-5 महीना आपको जी तोड़ मेहनत करना होगा। तो स्टडी फॉर गोल्स आपको जी तोड़ मेहनत कराने के लिए तैयार है। आप इन बैचेस से जुड़ के अपना बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर पुस्तक आप फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप से ऑर्डर करने पे है कि आपको जो भी अपडेट होता है वो यहाँ पे पीडीएफ के रूप में हम लोग ऐप में अपडेट करते हैं, तो बेहतर होगा कि एप्लीकेशन से ही ऑर्डर कर ले। 1-2 दिन लेट ही पहुंचेगा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बाकी खोटा, कंप्लीट खोटा उत्पाद सिपाही के लिए देख लीजिएगा, सब यहाँ पे पूरे कंप्लीट क्लासेस अपडेटेड है, तो इससे प्रॉपर तरीके से फॉलो करके आप 95+ वाली लिस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप स्टडी फॉर गोल्स पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्विज के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। झारखंड के डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा स्टडी फॉर गोल्स का जो व्हाट्सअप चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी कोई सलाह है, सुझाव है तो आप बेशक मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिख के बता सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वीडियो है करंट अफेयर का, इससे और फ्रूटफुल बनाया जाए, और फ्रूटफुल बनाने के लिए अगर आपका कोई राय है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। बाकी मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट डेली झारखंड करंट अफेयर के लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।